मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कोरोना का समय चल रहा है, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सावधान रहें और समय समय पर अपने आप को अपडेट भी करते रहें। पढ़ाई से संबंधित जितने भी वीडियो आते हैं उनको आप जरूर देखें और कुछ न कुछ जरूर सीखें। आज हम कक्षा 10 के प्रथम अध्याय का दूसरा टॉपिक है हिट एंड ट्रायल विधि, इसके बारे में पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आपने समीकरण देखे थे, दो चार समीकरण थे, जैसे मैं एक आधा यहाँ लिख देता हूं। और जैसे एक समीकरण है, ये है जिंक की अभिक्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और अभिक्रिया होने की स्थिति में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। यानी कि आपके सामने यह अभिक्रिया है। जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, उस अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और जो बनने वाले उत्पाद होते हैं, अगर उनमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो समान न होने की स्थिति में उस समीकरण को, अगर परमाणु संख्या समान नहीं है दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद, परमाणु की संख्या असमान होने पर, परमाणु की संख्या असमान होने पर उस समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। यानी कि यह कंकाली समीकरण है। जब तक यह समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित नहीं हो जाता, तब तक यह कंकाली समीकरण रहेगा। और इस कंकाली समीकरण को हमको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करेंगे तब जाकर यह समीकरण पूर्ण हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछले कक्षा के अंदर द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। उस नियम में लिखा हुआ था कि न तो हम अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान का सृजन कर सकते हैं और न ही उसका क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में ये जो आपके सामने समीकरण है, इसको संतुलित करना भी आवश्यक होगा। यानी कि जितने परमाणु अभिकारक में जुड़े हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए, तब जाकर आपका समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित रहेगा। अगर दोनों में बराबर हैं तो आपको किसी प्रकार की छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर देखते हैं हम अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, जितने भी अभिकारक हैं उसमें परमाणु की संख्या हम देखेंगे। उसी प्रकार दूसरा भाग है उत्पाद में परमाणु की संख्या। उत्पाद में परमाणु की संख्या, यानी कि जो जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनमें उत्पाद के रूप में कौन कौन से परमाणु कितनी कितनी संख्या में वो देखना है। जैसे परमाणु का पहले तो हमको बंटवारा देखना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें एक तो है जिंक, एक है आपके पास हाइड्रोजन, एक है आपके पास सल्फेट। अगर आप इसको टुकड़ों में भी तोड़ना चाहें तो सल्फर और ऑक्सीजन, 4 टुकड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार उत्पाद में भी जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। संख्या जरा देखेंगे आप कितनी कितनी संख्या है। मैंने आपको कक्षा 9 में भी बताया था, 9 के वीडियो में देखा था आपने, और वापस बता रहा हूं, जो प्रतीक लिखा हुआ होता है वो अपने आप में एक परमाणु होता है। तो जिंक एक ही है, इसके नीचे कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, इसके आगे कोई संख्या लिखी हुई नहीं, इसका मतलब यह है कि इसकी संख्या कितनी है, 1 है। उसी प्रकार हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी बता रहा है, नीचे लिखी हुई है 2 है। इसी प्रकार सल्फर की कितनी संख्या, 1 है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, 4 है। हम इसी प्रकार उत्पाद में चलते हैं। जिंक की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यानी कि जिंक दोनों तरफ समान है, हाइड्रोजन दोनों तरफ समान है, सल्फर दोनों तरफ समान है और ऑक्सीजन भी दोनों तरफ समान है। यानी कि यह समीकरण कैसा है आपके, यह समीकरण कैसा रहेगा, संतुलित रहेगा। यह समीकरण आपका कैसा है, संतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। क्या है,
समान है। तो उस परिस्थिति के अंदर ये आपके समीकरण संतुलित है। लेकिन जैसे दूसरा हम देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं, उस उदाहरण के अंदर पता चल जाएगा कि ये समीकरण कैसा है आपके, इस समीकरण के अंदर क्या होगा। जैसे जरा देखेंगे, अगला उदाहरण देखते हैं हम। FeH2O Fe plus H2O that is equal to Fe3O4 plus Fe3O4 plus H2। अब वो की वो घटनाएं, पहला चरण आपके पास यही रहेगा कि पहले चरण में आपको क्या करना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है कि आप इस अभिक्रिया में परमाणु संख्या के लिए पहले ही स्थिति में आप हर एक परमाणु के ऊपर बॉक्स बना दीजिए। परमाणु नहीं है, अभी हम अभिक्रिया के ऊपर कर रहे हैं, तो अणु के रूप में यौगिक के ऊपर बॉक्स बनाने का काम कर दें, ताकि हमको उसमें से छांटने में थोड़ी सी क्या रह जाएगी, आसानी रह जाएगी। दूसरा क्या है चरण, दूसरा चरण है कि आपको परमाणुओं की क्या बनानी है, सूची बनानी है। दूसरे चरण में आपको परमाणुओं की सूची बनानी पड़ेगी। एक तरफ अभिकारकों में परमाणु की संख्या, दूसरी तरफ उत्पादों में परमाणु की संख्या। तो उस परिस्थिति में पहले चरण में आपने बॉक्स निर्मित कर दिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से अब हमको परमाणु निकालने हैं, या अगर सेम है तो उसमें से जोड़ने हैं। उसी प्रकार उत्पाद में परमाणु संख्या जितनी है उसको देखना है। तो कौन कौन से पहले अभिकारक में परमाणु हैं, जरा उनको देखेंगे। तो एक परमाणु आपके पास है Fe का, उसी प्रकार कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब उत्पाद में भी देखेंगे, एक तरफ Fe जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन भी है और एक तरफ ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब आपके लिए आपके सामने क्या स्थिति हो गई है कि अब आपके सामने परमाणुओं के तत्वों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम तो दूसरे स्टेप में ही चल रहे हैं हम कि अब आपको इसमें परमाणुओं की संख्या देखनी है कि परमाणु की संख्या कितनी कितनी इस अभिक्रिया के अंदर काम कर रही है। जैसे Fe इस अभिकारकों की तरफ कितना है, 1 है। हाइड्रोजन अभिकारकों की तरफ कितना है, 2 है। उसी प्रकार ऑक्सीजन अभिकारकों की तरफ कितना है, 1 है। दूसरी तरफ चलते हैं उत्पादों में। Fe का मतलब आयरन कितना है, 3 की संख्या में। हाइड्रोजन कितना है, 2 की संख्या में है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 की संख्या में है। तो जरा हम देखेंगे, हाइड्रोजन को छोड़कर न तो Fe समान है और न ही ऑक्सीजन समान है, क्योंकि Fe की संख्या यहाँ पर 1 है। अभिक्रिया पूर्ण होने पर Fe की संख्या कितनी हो रही है, 3 हो रही है, यानी कि आयरन की संख्या कितनी हो रही है, 3 हो रही है। उसी प्रकार ऑक्सीजन की संख्या 1 है और दूसरी तरफ उत्पाद में जाएंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप आपने बॉक्स बनाए, सेकंड स्टेप आपने अभिकारक और उत्पादों में परमाणु की संख्या का पता लगाया। अब थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप क्या है कि हमको सबसे अधिक परमाणु वाले भाग को पहले संतुलित करना है। यानी कि जो सबसे अधिक परमाणु है उसको पहले संतुलित करेंगे, जिसके कम है उसको हम बाद में संतुलित करेंगे। तो सबसे अधिक इसमें किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। एक तरफ 4 है, एक तरफ 1 है। अब इसको हमको संतुलित करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटू 4 कर देंगे अभिकारक में, जिससे इसकी संख्या क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो ये हमने इंटू 4 करके क्या कर दिया, 4 संख्या इसकी बना दी। अब यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यानी संख्या समान हो रही है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की संख्या समान हो रही है, इंटू 4 किया, इंटू 4 यहाँ पर हम करेंगे हाइड्रोजन के लिए। जैसे कि ये समीकरण में वापस यहाँ लिख रहा हूँ, इंटू 4 के रूप में Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है भाई। अब आप देखेंगे कि हमने ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करने के लिए पहले इस बड़ी संख्या को देखा और उसको संतुलित किया। तो ऑक्सीजन की संख्या बड़ी थी, उसको हमने संतुलित किया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, हमको यहाँ पर भी 4 करनी है, तो 4 से हमने इसको क्या कर दिया,
गुणा कर दिया। तो चला किसमें हमने किया है, अभिकारक में किया है। अभिकारक में किया इसका मतलब आपको कहां पर इस 4 की संख्या को रखना है, 4 की संख्या को भी अभिकारक वाले भाग के अंदर ही रखना है। ये आपने 4H2O, अब ये 4 आपने यहाँ नीचे नहीं रखने हैं, इसका हमेशा हमको ध्यान रखना है। नीचे कोई संख्या नहीं आएगी, नीचे सिर्फ ओरिजिनल परमाणु के अणुओं की संख्या आनी है। इसमें हमको किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। जब हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो संतुलित करने की स्थिति में आपको हमेशा संख्या जो पूर्णांक है वो आपको इसके आगे ही लगाने हैं। आपको यहाँ नीचे कहीं पर भी संख्याओं का समावेशन नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देंगे उसकी तरफ। आप जब भी समीकरण संतुलित करते हैं तब आपको संख्या आगे रखनी है, नीचे इन तत्वों के साथ संख्या नहीं जोड़नी है। ये अभिक्रिया में जुड़ी हुई आएगी या फिर अभिक्रिया जब बनती है तब अपने आप जुड़ती है। जितने अणु साथ में जोड़ने होते हैं उतने अणु जुड़ जाते हैं। आपको समीकरण संतुलित में इसके आगे ही प्रयास करना है। तो जब आपने 4 यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 4 रख दिए तो ये पूरे यौगिक के लिए काम आएगा। अब पूरे यौगिक के लिए आएगा तो ऑक्सीजन के पास 1 है, 4 के साथ गुणा हो गया तो 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ पर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के स्थिति हो जाएगी 2 तो नीचे हैं, 4 ये हैं। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 × 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब क्या हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 है क्या, नहीं है। और नहीं है तो आपने यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 × 4 हो गए तो ये 8 की संख्या है, अभिकारक में बन रही है तो उत्पाद में भी 8 बनानी पड़ेगी। और 8 बनानी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा इस 2 को किसके साथ गुणा करना पड़ेगा, 4 के साथ गुणा करना पड़ेगा। और 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। यानी कि आपने उत्पाद में हाइड्रोजन को किसके साथ गुणा करवाना है, 4 के साथ गुणा करवाना। तो अब ये हो गया आपका, ये पूरा सेटअप तो हो गया सेट। यानी कि आपको ये ध्यान रखना, पहले चरण में बॉक्स बनाने, दूसरे चरण में अभिकारक उत्पादक परमाणु की संख्या देखनी, तीसरे चरण में सबसे ज्यादा परमाणु है उसको देखना, उसको संतुलित करना, चौथे चरण में उस संतुलित करने के दौरान जो परमाणु बच गया है उसको वापस ध्यान देना। पांचवा चरण क्या है, तो पांचवा चरण ध्यान देंगे। इस पांचवें चरण में क्या होगा कि पांचवें चरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्थिति को देखना है कि दोनों तरफ समीकरण संतुलित हो गया है क्या। तो दोनों तरफ समीकरण संतुलित में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा तो संतुलित हो चुकी है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होने के साथ में एक और परमाणु इसके साथ जुड़ा हुआ वो है Fe। और Fe है उसमें एक तरफ 1 परमाणु है, एक तरफ 3 परमाणु है। तो हमको जहां पर अधिक है वहां पर ध्यान न देते हुए, जहां कम है वहां ध्यान देते हुए उसको संतुलित करना है। यहाँ 1 है तो इसको संतुलित करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, अधिक से गुणा करेंगे। तो उसके साथ में 3 है, 3 से गुणा करेंगे उसको और हम यहाँ पर ये 3 लगा देंगे। अब अंतिम स्टेप है आपको सिर्फ उस समीकरण के अंदर परमाणु की संख्या का पता लगाना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या लगभग क्या है, समान है। जरा यहाँ देखेंगे अंतिम स्टेप है ये आपका Fe के 3 परमाणु इधर है, Fe का मतलब आयरन। उसी प्रकार फेरस के इधर 3 परमाणु है आयरन के। इसी प्रकार ऑक्सीजन के 4 है तो ऑक्सीजन के 4 यहाँ पर हो रहे हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन के यहाँ 8 है, उसी प्रकार हाइड्रोजन के भी यहाँ क्या हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो समीकरण है वो संतुलित हो गया है, जिसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण है। यह समीकरण आपके कैसा हो जाएगा, संतुलित समीकरण है। इसको संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि आपको समीकरण संतुलित करने के लिए दोनों तरफ परमाणु संख्या का पता होना चाहिए और दोनों तरफ परमाणु संख्या पता होने के बाद बड़ी संख्या जिसकी अधिक परमाणु की संख्या है उसको ध्यान में रखते हुए समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करना है। तो जो मैंने आपको ये विधि बताई है इस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। इस हीट एंड ट्रायल विधि के अंतर्गत हम समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं कि जब आपने समीकरण संतुलित कर दिया तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको
संकेतों के रूप में समीकरण में अंतिम चरण है, समीकरणों में संकेतों के रूप में उसके अंदर आपको उसकी भौतिक अवस्था जो यौगिक जुड़ा है उस यौगिक की भौतिक अवस्था आपको यहां बतानी है और भौतिक अवस्था बताएंगे तब जाकर ये समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगा। जैसे यही समीकरण है, इस समीकरण में भौतिक अवस्थाएं हमको लगभग 4 प्रकार की ध्यान में रखना है। पदार्थ की भौतिक अवस्था आपने कक्षा 9 के अंदर पढ़ा है। 4 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? S4 सॉलिड, L4 लिक्विड, G4 गैस और AQ का मतलब होता है एक्वायर्ड जो विलयन के रूप में काम आता है। सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड का मतलब द्रव, गैस का मतलब भाप वाष्प और यह है विलयन। अब आपको समीकरण में जो जो भाग जिस भाग के साथ किस प्रकार से जुड़ा है उसकी भौतिक अवस्था यहाँ पर बतानी है। जैसे ये Fe है तो इसके पास में कोष्टक में सॉलिड के रूप में जुड़ा, आयरन हमेशा ठोस होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन ऑक्साइड जो जल है वो आपके किस रूप में जुड़ा है? गैस के रूप में जुड़ा है। यानी कि यह प्रक्रम जंग लगने का प्रक्रम है जिसमें लोहा जब वाष्पशील हवा के संपर्क में आता है, जिसमें नमी युक्त हवा हो, पानी हो, तो आपके जल है, जल किसके रूप में? गैस के रूप में। तो आपको इस तत्वों के पास में कोष्टक के रूप में उसकी अवस्था बतानी है जिससे यह साबित हो सके कि यह विक्रिया में इस भाग के इस रूप में यह एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं। उसी प्रकार जो बनने वाला भाग है Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, ये आपके सॉलिड के रूप में रहेगा यानी कि जंग के रूप में निक्षेपित हो जाएगा। और उसी प्रकार हाइड्रोजन है वो एक गैस के रूप में उस अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण होकर बाहर निकल जाएगी। अब आपके यह समीकरण लगभग पूर्ण रूप से पूर्ण समीकरण संतुलित हो गया है। यानी कि आपने हीट एंड ट्रायल विधि के 6 चरणों के तहत समीकरण को संतुलित किया था, उसके बाद उनकी अवस्थाओं को आपने कोष्टक के रूप में उत्पाद और अभिकारकों में रख दिया जिससे ये समीकरण पूर्ण रूप से आपके संतुलित हो गया। यानी कि इस हीट एंड ट्रायल विधि का अंतिम चरण है अवस्थाओं का अनुमोदन करना, और अवस्थाओं का जब अनुमोदन करेंगे तो समीकरण आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल विधि के उपयोग से आप समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। सवाल कई प्रकार के आते हैं, इसमें प्रश्न कई प्रकार के बनते हैं। हो सकता है प्रश्न आपको अभिक्रिया दे दी जाए, इस अभिक्रिया में आपको बता दें समीकरण को संतुलित कीजिए, तो आपको हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करना है। उसी प्रकार यह विक्रिया इस प्रकार से न लिखकर हिंदी भाषी रूप में लिख दे, जैसे Fe के लिए आयरन लिख दे, H2O के लिए जल लिख दे, तो आयरन प्लस जल दैट इज इक्वल टू फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इस प्रकार से लिख दे। तो उसको आपको संतुलित करना, तो उसको संतुलित करने के लिए पहले आपको इस प्रकार के प्रतीकात्मक रूप में समीकरण को लाना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसको हल करना पड़ेगा। सवालों के कई प्रकार के अलग अलग फेरे होते हैं, उन सवालों को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आप हल कर पाएंगे। आगे की जो स्थिति है वो है कि अब आपने हीट एंड ट्रायल विधि के उपयोग से समीकरण संतुलित करना सीख लिया। किस प्रकार से समीकरण संतुलित होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वो सब आपको पता चल गया। तो अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार होते हैं, कैसे प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे।